ओके, चलिए तो पी ब्लॉक एलिमेंट का सफर शुरू हो चुका था। पी ब्लॉक एलिमेंट में इंट्रो हो गया, इंट्रो के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहां पर देखा। ठीक है, अब यहां पर हम देखने वाले हैं अकरेंस, मतलब हमको जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं प्लस उनके प्रॉपर्टीज, ये दोनों चीजें अपने को ध्यान से देखना है। ओके, चलिए तो अकरेंस में जो नेचर में मिलते हैं, इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है अपना वो है कौन? बोरॉन। ये रेयरली मिलता है बहुत, अकरेंस। ओके, तो बोरॉन आपको पता है ये जो है अर्थ क्रस्ट में अपने को मिलता है ओनली 0.0001%, मतलब बहुत कम मिलता है। ओके, तो ये जो है बहुत रेयरली मिलेगा अपने को 0.0001%। जबकि एल्यूमिनियम जो होता है ये अपने को मिलता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं Al, एल्यूमिनियम, ये 8.7% मिलता है अर्थ क्रस्ट में। ओके, और जो बोरॉन है वो अपने को ऑर्थोबोरिक एसिड में मिलता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला याद रखने का मैंने पहले बताया था, वैसे H3BO3, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है। इसके अलावा ये अपने को कहां मिलता है? बोरैक्स में। बोरैक्स ये मिनरल है। ओके, बोरैक्स के अंदर होता है, बोरैक्स क्या होता है फॉर्मूला? यस, किसको याद है? नो 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 नो, Na2B4O7.10H2O, ये बोरैक्स है। और दूसरा है कैरनाइट। कैरनाइट जो होता है सेम Na2B4O7.4H2O, ये हैं बोरैक्स एंड कैरनाइट। ये नेचुरली मिलते हैं ये जमीन में से, इसके अंदर ये बोरॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर भी अगर पूरा अर्थ क्रस्ट का अपन देखेंगे मिनरल का, तो वो होता है 0.0001%, मतलब बहुत रेयर, बहुत कम अमाउंट में मिलता है अपने को। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, Al। एल्यूमिनियम जो होता है ये 8.7% है, और ये सभी एलिमेंट्स में अगर कंपेयर करें तो थर्ड नंबर पर आता है, क्योंकि ऑक्सीजन है जो 45.5% मिलता है अपने को, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है 45.5%। ओके, और सिलिकॉन नेक्स्ट नंबर पे है, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है 27.7%, और उसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का, जो कि कितना है? ओके, 8.7%। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से, और आप भी जरा ध्यान से आना वहां पर। ठीक है, चलिए, लेट आने वालों को ऐसा प्रॉब्लम होता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसके बाद जो एलिमेंट्स है यानी गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, दे आर वेरी रेयर, दे आर रेयरली फाउंड। ओए पीछे, पहले लेट आते हैं, ऊपर से डिस्टर्ब, बैठो वहीं। हाँ चलो, जरा ध्यान से, अब लोग सब इधर देखने का। ये रेयरली मिलेगा अपने को, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, नेक्स्ट जो हम लास्ट वाला देखते हैं, निहोनियम यानी NH, ये शॉर्ट लाइफ है, वेरी शॉर्ट लाइफ, 20 सेकेंड इसका हाफ लाइफ है। ये हम लास्ट टाइम मैंने आपको बताया। तो ये एग्जिस्ट बहुत मुश्किल से होता है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, हाईली रेडियो एक्टिव है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और अदर प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस होने वाले नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे कुछ में कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट भी दिए हुए हैं कि ये जो, अच्छा एल्यूमिनियम का भी एक है ना, एल्यूमिनियम अपने को कहीं मिलता है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम और जो मिनरल में मिलता है क्या है वो? बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3, जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं, पता है ना आपको? Al2.2H2O, तो ये है बॉक्साइट, इसको बॉक्साइट कहते हैं, और Al2O3 को हम एल्यूमिना नाम से जानते हैं। ठीक है, बॉक्साइट है। इसी तरह क्रायोलाइट है, ये भी मिनरल है, क्रायोलाइट क्या होता है?
Na4Al F6, Na4 Na3Al F6, ये क्रायोलाइट है, ये भी नेचर में मिलता है अपने को, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम के लिए सोर्स हो गए। इसके अलावा भी है, तो स्पेशली जो बोरेक्स कर्नाइट है ये लद्दाख में मिलता है, ठीक है, कुछ गुजरात के एरिया में भी मिलता है, ठीक है। इसी तरह ये जो बॉक्साइट और क्रायोलाइट है जम्मू में, मध्य प्रदेश में और बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में इसका जो है ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अकरेंस। तो आपको मैंने कहा जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, लाइन टू लाइन रीड करना है आपको। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है, बॉक्साइट पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया, बच्चों को याद नहीं, सिंपल आना क्यों, ठीक है। इसलिए लाइन टू लाइन रीडिंग आपका होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम अदर प्रॉपर्टीज की तरफ, जरा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। अभी नीचे, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज में बहुत सारे हमारे ऑलरेडी डिस्कस हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हमने, साइज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन एक्सेप्शंस यहां पर देखेंगे हम, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बोरॉन एक नॉन मेटल है, मेटलॉइड प्रॉपर्टी रखता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और यहां पर एल्यूमिनियम कौन है, मेटल, गैलियम मेटल, इंडियम मेटल एंड थैलियम मेटल, और जो अपना रेडियो एक्टिव था न्यूनियम वो भी मेटल। ओके, ये अकेला है नॉन मेटल पूरे ग्रुप के अंदर, बोरॉन। ओके, एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49, 81 कल देखा हमने। मास लर्न करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। ओके, एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है यहां पर इनका, आप देखेंगे 88, ये पिकोमीटर में है, क्या में ये पिकोमीटर। तो आप देखेंगे 88, 143। अब नो डाउट अपन तो बोलेंगे कि जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, बागिच, ओके, लिख सकते हैं यहां पर। ओके, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। लेकिन क्या होता है, गैलियम स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, फिर उसके आगे कंटिन्यू इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं यहां पर 88, 143 बढ़ना चाहिए था, कितना हो गया 135। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नजर दौड़ाइए, यहां पर 3D, यहां पर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, यहां पर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। तो सक्सेसिवली जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये अगर न्यूक्लियस है तो ये कौन से पीरियड में आता है, बोरॉन सेकेंड पीरियड। ये कौन से पीरियड में आता है, थर्ड। ये कौन सा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और अपना न्यूनियम सेवेंथ में। ओके, तो ये पीरियड नंबर मैंने लिखा है यहां पर। ओके, तो ये सेकेंड पीरियड में आता है, तो डेफिनेटली इसके पास शेल्स कितने हैं, 2 शेल है ना, 2 शेल रहेंगे। और यहां पर अगर आप आते हैं तो यहां पर आपको मिलते हैं कितने शेल्स, 1, 2 और 3। तो शेल 2 है, शेल 3 है, 3 शेल है, मतलब साइज बढ़ना ही है, बढ़ेगा ना। ओके, अब यहां पर आते हैं तो ये कितने पीरियड में होता है, गैलियम फोर्थ। तो यहां पर आप देखेंगे कि शेल 1, 2, 3, 4, 4 है ना, तो साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन कम हो गया। तो एक्चुअली यहां पर जो थर्ड वाला शेल है, इसके अंदर प्रेजेंट है 3D10। कौन प्रेजेंट है यहां पर, और ये 3D10 क्या करता है, नो शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो आउटसाइड के इलेक्ट्रॉन्स है उनमें आपस में रिपल्शन होता है, बराबर है। तो रिपल्शन डोमिनेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है, तो अट्रैक्शन कम होता है और रिपल्शन ज्यादा, तो साइज बढ़ता है। लेकिन जो इनर वाले होते हैं, इनसाइड, जो इनसाइड शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, जैसे 3D10 बीच में आ गया ना अंदर, तो इनसाइड, इनर साइड में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो वो न्यूक्लियस से दूर नहीं है, न्यूक्लियस से नजदीक है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का इनसे अट्रैक्शन डोमिनेंट होता है। तो अट्रैक्शन डोमिनेंट ओवर रिपल्शन। जो देखिए ये आउटर शेल है और ये इनर शेल है, अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है, एक्सपांड होगा साइज, बराबर है। इट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, याद है क्या आपको। लेकिन जो इनसाइड में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते हैं, जैसे यहां 3D10 आ गया, तो इनसाइड में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए
तो वो न्यूक्लियस से नजदीक अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, और अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, 3D ऑर्बिटल से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिससे साइज थोड़ा सा क्या हो गया इसका, कम। अरे हुआ क्या नहीं, इसलिए साइज क्या हो गया, कंपैरेटिवली कम। तो यहाँ 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से इसको बोलते हैं इनर 3D ऑर्बिटल। अट्रैक्शन डोमिनेंट ओवर रिपल्शन, मतलब यहां शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहां शील्डिंग इफेक्ट होता है, सेम, ये न्यूक्लियस है, ओके। इंडियम कौन से पीरियड में है, 5th। कितने शेल आएंगे, 5, 1 2 3 4, और ये ब्लू 5। ठीक है, आप बोलेंगे यहां पर भी तो 4D है, अरे है कि नहीं, यहां पर 4D प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा इंक्रीज हो गए ना। यहां पर 4 तक थे, यहां पर 5 तक चले गए, तो वहां पर उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 3D इज वेरी क्लोज एज कंपेयर टू 4D। ये कौन है, 5 4, 1 2 3 4, तो 4D दूर होता है ना। अरे भाई 3D के कंपैरिजन में 4D दूर है ना न्यूक्लियस से, तो वो कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं करेगा, समझा आपको, इसलिए वहां वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, बिकॉज 3D इज वेरी क्लोज, वेरी इनर इन गैलियम, समझा आपको, इसलिए इसका एटॉमिक साइज थोड़ा सा कम हो गया, एल्यूमिनियम से भी कम हो गया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, समझा। फिर आगे शेल बढ़ रहे हैं तो साइज तो बढ़ने वाला है, नो प्रॉब्लम, तकरीबन सेम रहता है। ओके चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल हो चुका था कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है 2p1 3p1 4p1 5p1 6p1, जिसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ns2 np1 ns2 np1। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जिसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं हम, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस न्यूट्रल एटम। जैसे ये बोरॉन है, गैसियस स्टेट में है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी हम उसको बोलेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। 801 वैल्यूज लर्न नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है, 801। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन दूर चला गया ना, न्यूक्लियस से दूर है तो अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगा ना, इसलिए देखो वैल्यू कम हो गया 577, समझा आपको। अब आगे जा रहे तो और कम होना चाहिए ना, लेकिन अब ज्यादा हो रहा, थोड़ा सा बढ़ गया, रीजन वही कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो गया, स्मॉल, साइज हो गया स्मॉल तो आउटर इलेक्ट्रॉन नजदीक आ गया ना, तो अट्रैक्शन बढ़ गया, उसको निकालने में एनर्जी ज्यादा, इसलिए एक्सेप्शनल शो किया है गैलियम ने। फिर आगे जाएंगे तो साइज तो बढ़ रहा है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, निकालना आसान, मतलब कम लगेगी एनर्जी, समझा आपको, तकरीबन इसके बराबर 558, देखिए 58, अब थोड़ा सा इंक्रीज तो होगा। अब आप बोलेंगे यहाँ इंक्रीज क्यों हो रहा है, और डिक्रीज होना चाहिए था। हाँ, तो यहां पर फैक्टर काम करता है, ये जो 4f और इधर का जो 5d है, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मतलब ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो प्रेजेंट होता है ना, ऑलरेडी हम लेंथेनाइट में पढ़ेंगे उसको, ऑलरेडी मतलब बाद में पढ़ेंगे हम जब डी एंड एफ आएगा। तो यहां पर साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी और कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर स्लाइटली इंटरेक्शन बढ़ने वाला है इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मतलब एक्चुअली ये रेशो में निकाला जाता है, मतलब आप समझे अभी, जैसे आप बोल रहे ठीक है इसका साइज कम है, एनर्जी यहां पर अपने को ज्यादा लग रहा है, इसका साइज और बड़ा है तो एनर्जी और कम लगना चाहिए था, लेकिन स्लाइटली क्या है यहां पर, नहीं एनर्जी तो कम ही है यहां पर, लेकिन इनका आपस में आप देखो, इनका आपस में क्या है, नियरली 801 सबसे ज्यादा है, 577 कम है क्योंकि साइज बढ़ गया, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ क्योंकि साइज क्या हुआ, कम, आगे बढ़े तो कितना हुआ, कम हुआ क्योंकि साइज इंक्रीज, और बराबर है कि नहीं है। फिर आगे बढ़े तो और कम होना चाहिए था,
लेकिन स्लाइटली बढ़ गया, तो यहां पर काम करता है 4f कॉन्ट्रैक्शन, जिसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। समझा आपको? तो ऐसे एक्सेप्शनल बहुत है यहां पर, इसलिए आपको याद रखना पड़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर आया एबनॉर्मल चेंज। अपन ने एस ब्लॉक में क्या पढ़े? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लिथियम 1, सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.8, फिर रुबिडियम 0.8, डिक्रीज हो रहा था ना, साइज इंक्रीज हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी क्या हो रही थी उसकी? कम। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, अरे बोलिए ना, सॉरी, ऊपर सबसे ज्यादा किसका है? बोरॉन का। तो होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, स्मॉल साइज है। अब हम नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ है? कम। ये भी अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। लेकिन अब आगे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तो एस ब्लॉक में यहां पर साइज एज कंपेयर टू पी ब्लॉक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। समझा आपको? तो न्यूक्लियस से बहुत दूर था आउटर इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं था ना, इसलिए टॉप टू बॉटम एस ब्लॉक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम साइज बढ़ रहा है ना, तो आउटर इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी? कम। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट उसमें इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं ना, इससे कंपेयर किया तो। मतलब अगर हमने इधर के थर्ड ग्रुप वाले पोटेशियम से इसको कंपेयर किया, बड़ा है साइज में पोटेशियम, ऐसे रफ बता दूं इधर में, अगर हमने एल्यूमिनियम को पोटेशियम से कंपेयर किया, लिथियम है सेकंड पीरियड में, सोडियम है थर्ड पीरियड में, बराबर है ना, तो ये थर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा ना इसको। ओके, दोनों सेम पीरियड में है, अरे है या नहीं है? लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। समझा आपको? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है वहां पर? ज्यादा। शेल सेम है, ये भी थर्ड में, ये भी थर्ड में, सोडियम भी सेम पीरियड और एल्यूमिनियम भी सेम पीरियड, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर साइज से ज्यादा अंदर का जो चार्ज है वो डोमिनेंट रहता है, और ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब अंदर के प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो यहां पर स्लाइडली चार्ज इफेक्ट कर रहा है, इसलिए बढ़ रहा है 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। आप बोलेंगे साइज भी तो बढ़ रहा है ना, लेकिन कंपटीशन में यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव है। समझा आपको? ठीक है, तो आपको देखो ये एक्सेप्शंस बहुत है, मैंने आपको पहले बताया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इसलिए हम साथ में ले रहे कि आपको एक कंपैरिजन करने में आसानी होगी। अगर हम इसको 100 साल के बाद लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, आपको याद भी नहीं आएगा। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज। ये सेम था वहां पर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एस ब्लॉक में भी सेम था ना, तो मास इंक्रीज हो रहा है मोर एज कंपेयर टू साइज। साइज भी इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली मास ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आंसर इंक्रीज इंक्रीमेंट में आएगा। इसलिए डेंसिटी आप देखेंगे इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट में आ जाइए। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, उसमें ऑप्शन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्शन इसलिए मैंने नहीं लिखा। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? बोरॉन। समझा आपको? हाँ, बोरॉन नॉन मेटल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बाजू वाले जो है मेटल्स है, लेकिन दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ये मेटल्स थोड़े से सॉफ्ट है। ठीक है, अब यहां पर ये हार्ड होता है, बोरॉन हार्ड है, ब्लैक कलर का हार्ड मटेरियल होता है बोरॉन, इसके कंपैरिजन में ये सॉफ्ट है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज, डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। समझा आपको? एस ब्लॉक में क्या पढ़ा था हमने? टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अरे याद है? नहीं याद है? टॉप टू बॉटम क्या हुआ था? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज इंक्रीज।
क्या आपको याद है? डिक्रीज। तो यहां पर यहां तक डिक्रीज हुआ और यहां भी डिक्रीज हुआ, लेकिन यहां से इंक्रीज हो गया। लेकिन इसको कंपेयर करेंगे ओवरऑल तो हम यहां से डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ एक्सेप्शन कहां पर मिल रहे हैं? बिटवीन एल्यूमिनियम गैलियम एंड बिटवीन इंडियम थैलियम। देखिए आप, ओके। गैलियम रीजन वही है जो हमने पिछली बार देखा था। ये एक्सेप्शनल मेल्टिंग पॉइंट जो आते हैं उसका रीजन क्या है? लैटिस स्ट्रक्चर, जो हम क्या कहां पढ़ने वाले हैं? सॉलिड स्टेट में। किसी भी मेटल की जो एटम्स का पोजीशन है क्रिस्टल लैटिस में, जो वो ज्योमेट्री बनाता है, चाहे वो बीसीसी हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एचसीपी हो, हेक्सागोनल क्लोज पैक, तो जितने भी इसके अलग अलग वहां पर ज्योमेट्री तैयार होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिसाइड करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा किसका है मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं यहां पर लिखता हूं मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर बोरॉन का सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका नंबर है? एल्यूमिनियम का है, ठीक है, ये भी ओके आ गया। एल्यूमिनियम के बाद कौन है? कौन है? थैलियम। थैलियम आ गया है। थैलियम के बाद कौन है? यस, इंडियम। इंडियम के बाद कौन है? गैलियम। हालांकि होना चाहिए था कंटिन्यू डिक्रीज, बराबर है कि नहीं है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन आ गया, इसलिए गैलियम को अब 303, अपना रूम टेम्परेचर क्या है? 273, रूम टेम्परेचर कितना है? 298। 298 है ना रूम टेम्परेचर, 25, तो उसके बहुत करीब है ना, ये सिर्फ 5 ज्यादा है ना। मतलब अगर थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो गैलियम मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये हॉट यानी समर सीजन में ये मेल्ट होता है। मतलब क्या होता है? ये मोल्टन स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, इसलिए इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है कुछ हॉट एरियाज के अंदर। समझा आपको? तो गैलियम का यहाँ एक्सेप्शनल है, कम है मेल्टिंग पॉइंट 303, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, एक्सेप्शनल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, और पहले कौन आ गया? फिर थैलियम, उसके बाद इंडियम, और फिर बाद में गैलियम। मतलब ऐसे गए हम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम और गैलियम, रिवर्स है मतलब वहां से। ठीक है, याद रखने के लिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम। ओके, और यहां पर क्या था अपना ऑर्डर आयनाइजेशन इंथैल्पी में? बोरॉन, उसके बाद कौन है? थैलियम। बहुत एक्सेप्शन है ना, बोरॉन के बाद थैलियम, उसके बाद फिर वापस गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और लास्ट में गया इंडियम। तो मैं यहां पर लिख दूं उसको आयनाइजेशन इंथैल्पी। बोलो बोलो ऑर्डर, बोरॉन, थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और फिर इंडियम। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो चुका था। अब यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th वालों का हुआ है, 11th वालों का भी नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको सिर्फ इतना सा याद रखिए आप कि जिसका माइनस में वैल्यू ज्यादा है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका माइनस में वैल्यू ज्यादा, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोरॉन का वैल्यू यहां पर नहीं है क्योंकि ये यहां पर पोटेंशियल देगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका कोई एग्जिस्ट नहीं होता है मटेरियल वैसा। एल्यूमिनियम से हम लेंगे -1.66, इसका रिड्यूसिंग एक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू गैलियम। आप आगे देख रहे वैल्यू कम हो रही है, अब ये चला गया प्लस में, मतलब थैलियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस में जिसकी वैल्यू आती है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 11th वाले सिर्फ इतना याद रखो, माइनस में जितना अच्छा वैल्यू, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 3, सामने वाले को देगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो उसके रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए एल्यूमिनियम बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। समझा आपको? तो जिसका माइनस में वैल्यू सबसे अच्छा रहता है, पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका प्लस में होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब उसका खुद का रिडक्शन हो जाता है। समझा आपको? गेटिंग? तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखना है और ध्यान में रखना है, और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है। ओके, इसको स्टॉप करो।